रेडी। नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के इस पॉडकास्ट में जिसमें हम एक ही बातें कर रहे हैं आदरणीय श्री रमेश भाईगांवकर जी से। पिछले अंक में हमने कुछ पंचांग उनसे बातचीत की, कुछ कैलेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त की और कुछ दुविधा वहां पर है इनके बारे में आपने अपनी स्पष्ट राय दी। तो आइए इस अगले अंक में हम आगे बात करते हैं कि पंचांग का सुनिर्धारण कैसे हो। जैसा आप जानते हैं कि ये जो पॉडकास्ट है सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल का, ये श्री यूके झा साहब की मेंटरशिप में हो रहा है। और जैसा हम जानते हैं कि श्री जगन्नाथ बसीन, श्री CS पटेल, श्री यूके झा, इन तीनों का कहीं ना कहीं योगदान रहा था कि सब्जेक्ट को पूरा एकेडमिक रखे, एकेडमिक डिस्कशन पे ही वो बात की जाए। जो अपने अनुभव रहित शास्त्रोक्त ज्ञान को जिन्होंने आगे बढ़ाया, ऋषियों का ज्ञान ऋषियों की तरह से बढ़ाने की कोशिश की, उसी परंपरा में उसी तरीके से जो गणितीय पक्ष को इस देश में जानते हैं, समझते हैं और जिसके आसपास रहे, विभिन्न चीजों को समझ करके अन्वेषण करके अपनी बात रखते हैं, ऐसे हैं हमारे आदरणीय श्री रमेश गांवकर जी, दादा मेरे। तो आपसे पंचांग पर जहां हमारी चर्चा छूटी थी, जिसमें आपने कई सारी चीजों को बताया था कि विशिष्ट त्योहारों का आकलन के बाद कैलेंडर का स्वरूप, फिर अक्षांश के हिसाब से हमारा शायद पंचांग का स्वरूप या घटना निर्धारण मुहूर्त के लिए स्पेशली बदल सकती है। तो अब आपसे इस चर्चा को हम जारी रखते हैं और आप पंचांग में आगे और किन स्थितियों को देखते हैं, आपके क्या सुझाव है, इस पर आपकी राय, वाक राय आदरणीय दादा। नमस्कार अनुपम जी। पंचांग की जो चर्चा अपनी पीछे रह गई थी पहले वाले एपिसोड में, उसको आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं कि पंचांग की गणना के लिए अपन ने देखा था ग्रह लागव के बाद मकरंदी गणित करने की पद्धतियां हैं पंचांग की, केत की पद्धति और आज के ज़माने में सर्वशुद्ध दृश्य पद्धति। दृश्य पद्धति तो खैर जो है, जो वस्तु स्थिति आकाश में है वही पंचांग पर उतरनी चाहिए, वो दृश्य पद्धति कहलाती है। बाकी जो अन्य पद्धतियां हैं वो ग्रेजुअली परिष्कृत की गई, एक के बाद विद्वानों द्वारा परीक्षित की शुद्ध करते हुए उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। पंचांग में के लिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने सारिणियां और तालिकाएं बना दी हैं, ताकि आपको एकदम से जब से पृथ्वी बनी, अहरगण जिसको बोलते हैं हम, वो अहरगण की गणना बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए उन्होंने उसको फ्रीज करके किसी पर्टिकुलर ईयर पे या किसी पर्टिकुलर युग पे, कलयुग प्रारंभ कर दिया, या फिर सन 1800 पे या सन 1900 पे 11-11 वर्षों की या 14-14 वर्षों की सारणियां बना के उन्होंने आपको ग्रह स्पष्ट करने के लिए आसान तरीका करके दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो सारणियां आपकी यहाँ बनी हैं, वो सारणियों में परिष्कृत करने के बाद भी सभी पंचांगों में ग्रह स्पष्ट एक नहीं आता। अगर आप 4 पंचांग उठा लें और उससे सूर्य स्पष्ट करें तो आपके सूर्य की डिग्रियां सब में अलग, डिग्री मिनट सेकंड में अंतर आएगा। कहीं कहीं तो 1 डिग्री का भी अंतर आ जाता है। अभी इसी वर्ष का मैं आपको पंचांगों का उदाहरण बता रहा हूं कि गुरु, आपने देखा होगा कि कुंभ में जाके वापस मकर में आया, मकर से फिर कुंभ में। 14 सितंबर को मैंने कई पंचांग देखे हैं जिनमें वो मकर में वापस आया ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ है? क्यों कि उन्होंने जो पुरानी पद्धति है जिसे परिष्कृत नहीं किया है, उसी पद्धति से वो पंचांग बना हुआ है।
अब ऐसी कंडीशन पे अगर मैं इस पंचांग से लेके पत्रिका बना दूंगा तो पत्रिका को क्या कहा जाए, गलत होगी, क्योंकि दृश्य गणित से अगर जब मैं कर रहा हूं तो वो तो मकर में आपको दिखाई देगा। ये जो फर्क है, ये सब पंचांगों में एक रूपता लाने का मेरा कथन है कि सारे पंचांग एक रूपता लाए। इसके अलावा पंचांगों में आप भेद देखें तो कोई चैत्र शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है, कोई चैत्र कार्तिक शुक्ल पक्ष से प्रारंभ, बलि प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, कोई गुड़ी पाड़वा से प्रारंभ होता है, और इनमें सब में गणना भी अलग अलग होती है। अब ये गणना अलग हो जाने से मेरे इसमें त्योहार एक आता है, उनके इसमें त्योहार अलग आता है। इसके साथ पंचांग में एक और विधा है। आपने कभी पंचांग अगर देखा है, नहीं देखा हो तो मेरी दृष्टि से एक बार देख के देखिएगा कि कौन सा गणित ये बताता है आपको कि 15 से पहले 30 आते हैं। किसी गणित में आ सकते हैं क्या? नहीं। 15 मेरी तिथि कौन सी है? पूर्णिमा। 30 मेरी तिथि कौन सी है? अमावस्या। 15 मेरी स्थिति पूर्णिमा, 30 मेरी स्थिति अमावस्या, लेकिन 15 से पहले मतलब पूर्णिमा से पहले अमावस्या आ जाती है। जैसे अभी 2 अप्रैल से प्रारंभ होगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष प्रारंभ होगा, 15 दिन तक चलेगा। 18 तारीख को पूर्णिमा है, चैत्र पूर्णिमा। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पूरी होते ही जो अगली प्रतिपदा आएगी वो वैशाख कृष्ण आएगी, और वैशाख कृष्ण के अंत में वहां जाकर अगर आप देखेंगे तो वहां 30 मिलेंगे आपको, और उसके बाद वैशाख शुक्ल पक्ष आएगा जिसमें 15 आएंगे। ये फर्क जो है पूर्णिमांत मास और अमांत मास का फर्क है। सबसे बड़ा जो पंचांगों का भेद है, तो इसमें त्योहार में क्या फर्क आता है कि जिसे मैं कहता हूं कि ये भाद्रपद में आएगा, वो कहते हैं ये अश्विन में आएगा। जैसे भाद्रपद कृष्ण, अमांत मास वाला कहेगा भाद्रपद कृष्ण पक्ष जो है वो पितृपक्ष होता है। पूर्णिमांत मास वाला कहता है कि अश्विन कृष्ण पक्ष जो है वो पितृपक्ष है। ये जो फर्क है इसमें भी एक रूपता लानी चाहिए। जबकि अगर हम पुराने ग्रंथ हम हमारे उठा के देखते हैं, निर्णय सिंधु हुए, धर्म सिंधु हुए, या व्रतराज निर्णय हुए, इस तरह के जो ग्रंथ हैं उनमें भी इस तरह का चलन आया हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि पंचांग में उत्तर भारत में साधारणतः ये पंचांग जो है पूर्णिमांत मास वाला चलता है, और दक्षिण भारत में हमारे अमांत मास चलता है। गुजरात में हमारे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा सॉरी क्षमा करें, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से जो बलि प्रतिपदा होती है उससे प्रारंभ होने वाला पंचांग चलता है। ये सब अलग अलग हैं, इसी कारण से इन सबको एकीकृत किया जाए, ये मेरा निवेदन है। इस वजह से क्या होता है कि सब अलग अलग आते हैं। उस समय पुराने काल में तो ये था कि इधर का पंचांग उधर नहीं आता था, उधर का पंचांग उधर नहीं जाता था, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब उन्होंने बता दिया कि मान लीजिए अब हम बात करते हैं कि 2 तिथि आ गई, एक त्योहार 2 दिन आ गया। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप गणना किसी भी पद्धति से कर लें, कैसी भी कर लें, तिथि समाप्ति काल एक होना चाहिए, लेकिन पंचांग में तिथि समाप्ति काल एक नहीं होता। तिथि समाप्ति काल, लेकिन जब उस तिथि का हम निर्णय करेंगे व्रत या पर्व के लिए, तब उसका उपयोग हमें अलग तरीके से करना पड़ेगा। वो ऐसे कि तिथि समाप्ति काल
तो सूर्य चंद्र के अंतर का 12 डिग्री के अंतर से चलता है, वो आप गणना कहीं से कर लीजिए, समान आना चाहिए। मतलब अगर आपका 8:32 पे प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है, तो वो प्रतिपदा तिथि समाप्त 8:32 पे ही, चाहे वो असम में हो, चाहे वो गुजरात के इसमें हो, होनी चाहिए। अब लेकिन फर्क क्या आता है कि सूर्योदय जो है वो तो अलग आएगा, क्योंकि हर पलभा के लिए या हर अक्षांश के लिए सूर्योदय आगे 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 बढ़ता जाता था, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ अपनी निर्धारित गति से घूमती है। तो जो हिस्सा उसके सामने आता है वहां पर सनराइज प्रारंभ हो जाता है। सनराइज के भी 3-4 तरह के प्रकार होते हैं, वो तो पंचांग में नहीं होता, पंचांग में केवल सिविलियन सनराइज दिया रहता है। तो अपन सिविलियन ही है तो सिविलियन सनराइज की बात करें, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल ऑफिशियल ये सब बहुत 3-4 तरह के सनराइज होते हैं कि पृथ्वी 18 डिग्री अंदर, फिर 18 डिग्री के बाद 12 डिग्री, 12 डिग्री से 6 डिग्री और 6 डिग्री से पूर्ण, मतलब पूर्ण सूर्य बिंब उदय जब हो जाता है। कुछ लोग इसको मध्य सूर्य बिंब तक भी मानते हैं। वो अलग अलग पद्धतियां हैं, उसको अपन इसमें नहीं करेंगे, लेकिन मतलब जो सूर्योदय दिया है उस स्थान का, उससे फर्क हो जाता है। अब 8:52 पे अगर कोई तिथि समाप्त हुई है तो वो असम में सूर्योदय हो गया आपका 5 बजे, ठीक है ना। तो वो 2 घंटे 3 घंटे रही तिथि, तो वो तिथि उस दिन अगर है तो सूर्योदय के लिए मान्य हो जाएगी। यहां अगर आप आते हैं कच्छ में तो वहां पर 7:30 बजे होगी, 7:30 से 1 घंटा भी वो तिथि वो नहीं बची, तो वो तिथि आपको अगले दिन माननी पड़ेगी। ये जो फर्क है परिवर्तन का, ये सब एक रूपता में लाना चाहिए। दूसरी चीज इसके साथ क्या है, आपको इस पॉइंट पर रोक रहा हूँ, यानी ये जो स्थानीय शोधन की आवश्यकता है, और हम यह भी जानते हैं कि यह देश उपमहाद्वीप है, इसका विस्तार इतना बड़ा है, इस पर कलकत्ता का सूरज और बॉम्बे का सूरज उगना दोनों में बड़ा फर्क है। तो ये व्यवस्था तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये स्थिति होना चाहिए जिससे एकसारता आए। और जैसा आपने पूर्व में भी कहा था कि आजादी के पूर्व जो पोषित हुई एस्ट्रोलॉजी भी, यवन काल में भी हमने उसको देखा है, वो राजाओं के द्वारा पोषित हुई। तो कहीं ना कहीं एक टेरिटोरियल फीलिंग हुई और जिसके हिसाब से ये चीजों का निर्माण हुआ। आपकी इस व्यापक सोच में ये समझ में आ रहा है कि अब इसको, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन में हैं, तो पंचांग भी डेमोक्रेटिक हो जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय शोधन को भी स्वीकारा जाए और एक सारता की जाए। कि आप अपनी चर्चा जारी रखें। बिल्कुल सही कहा आपने कि डेमोक्रेटिक हो जाना चाहिए, लेकिन क्या है कि पंचांगकर्ता इसको मानते नहीं है। उनका कहना है, अब क्या होता है कि दूसरी चीज, अगर आपने कोई साउथ का पंचांग, अभी अपन काल के निर्णय की वो बात कर रहे थे कि वहां से वहां तक के इसमें सूर्योदय में फर्क आता है। हर 15 डिग्री का लैटिट्यूड अगर लॉन्गिट्यूड अगर सरकता है, मतलब लगभग 75 किलोमीटर, तो वो सूर्योदय में 2 मिनट का फर्क आ जाता है। मतलब 75 किलोमीटर अगर आप दूर चले गए, या 15 डिग्री 1 घंटे का मान अगर आप लेके चलते हैं, तो 2 मिनट का सूर्योदय में फर्क आने लगता है। ऐसा भारत का पूरा मान पूर्व से पश्चिम तक अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.5 घंटे का फर्क का लॉन्गिट्यूड की वजह गणना से आ जाता है। अब सवाल यह है कि पंचांग पुराने काल में इधर से उधर जाता नहीं था, तो जहां का वहां का जो पंचांग में तिथि दी रहती थी या जो त्योहार दिया रहता था, उसी त्योहार को मन जाता था। आज मेरे को ये देखने को नहीं मिलता, उधर का पंचांग इधर भी आ जाता है, इधर का पंचांग उधर भी चला जाता है। अनुपम जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कौन सा पंचांग यूज करते हैं भोपाल में, तो आप मुझे बता सकेंगे जरा? थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं मैं। नहीं, आपसे स्पष्ट कहूंगा कि हम लोग तो जबलपुर के फॉलोअर हैं। जबलपुर पंचांग के फॉलोअर हैं हम लोग तो। मतलब निर्णय सागर आता है क्या? हाँ।
और चूंकि नीमच से आता है निर्णय सागर। जबलपुर से जो बिलोंगिंग है उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और अच्छा, मैं, हाँ चलिए ठीक है, जी, मैं केवल उसमें कोई वो नहीं है मुझे। निर्णय सागर भी बहुत प्रचलन में है जो नीमच से निकलता है। अब सवाल यह है कि आप जबलपुर का जब फॉलो कर रहे हैं या कोई ज्योतिषी निर्णय सागर को ग्वालियर में बैठ के या भोपाल में बैठ के फॉलो कर रहा है, अब वो निर्णय सागर का पंचांग जोधपुर की पलभा पे बनता है। मतलब ये भी आवश्यक नहीं है कि जो पंचांग जहां से निकल रहा है वो उसी पलभा पर बन रहा है, वो जोधपुर की पलभा पे बन रहा है। अब सवाल यह है कि अगर जोधपुर की पलभा पर बना हुआ पंचांग या जबलपुर की पलभा पर बना हुआ पंचांग अगर आप दूसरे शहर में प्रयोग करेंगे तो आपको उन दोनों पंचांगों पलभा के अक्षांश और रेखांश का अंतर कर उस पंचांग को अपने पलभा पर लाने का गणित आना चाहिए। अगर आप इतना कर सकते हैं तो आप दूसरे शहर का पंचांग यूज करें, अन्यथा आप अपने वहीं का पंचांग यूज करें। ये मेरा कहना कथन है, क्योंकि वो पंचांग आप यहाँ यूज कर, जोधपुर का पंचांग और ग्वालियर के पंचांग में 22 मिनट का फर्क आता है। अगर मैं साउथ का कोई सोलापुर से निकलने वाला पंचांग या अपना कहीं केरल से या चेन्नई से निकलने वाले पंचांग को लूंगा तो वहां से जितना ग्वालियर का डिफरेंस होगा वो मुझे पूरे पंचांग में एडजस्ट करते का आना चाहिए कि उसको करने के बाद अगर कर सकता हूं मैं तो मैं उस पंचांग का उपयोग यहां कर सकता हूं। ये बहुत बड़ी बात है और ये इस काम में हर कोई पारंगत नहीं है, हर ज्योतिषी पारंगत नहीं है कि वो इतना गणित करके वहां का पंचांग यहाँ के लिए कर ले। अगर वहां का पंचांग यहाँ के लिए कर सकता है तो वो अपने स्थान का पंचांग खुद बना सकता है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, तो मेरे ख्याल से जो मूल सिद्धांत या बात निकल के आई कि आपने कैलकुलेशन पार्ट में सिर्फ इनपुट्स को आपने चैलेंज किया है कि मेथड्स जो है वो अडॉप्टेबल है क्योंकि वो बेसिक मैथमेटिक्स है। स्थानीय शोधन को एक अगर हम डिसीजन की बात कर रहे हैं कि कोई भी आप फोरकास्ट या डिसीजन में है जो कि एस्ट्रोलॉजी का काल निर्णय एक सबसे बड़ा इसका आवश्यकता भी है, इसी के लिए इसका उपयोग भी होता है। यह जो प्रश्न है उसमें स्थानीय शोधन और एक यूनिवर्सलाइजेशन की बात है। इससे काफी सारी चीजों को हम मैच कर सकें, जो तिथि वाले त्योहार और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो शास्त्र हमारे यहाँ डेवलप हुआ उसको भी अगर इस स्थिति में आके निर्णय नहीं कर पा रहा है, ये शायद आपकी चिंता बिल्कुल लाजमी है। और पूरी चर्चा में ये बड़ा सिद्धांत स्पष्ट निकल के आया कि कहीं भी मॉडलिंग में चैलेंज नहीं है, चैलेंज सिर्फ उसकी अडॉप्टेबिलिटी में और उसको लोकल एड्रेस करने के लिए आपकी बात थी। तो अगले चर्चा में आपसे हम जुड़ते हैं और इसके आगे के एक मिनट अनुपम जी, मैं आपको आप इसको विराम देना चाह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ इस विषय को कंक्लूड करके बंद कर देता हूँ, है ना। तो आपने जैसे देखा, अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ कि पंचांग का गणित जितना भी गणित है वो सायन में होता है और उस सायन में गणित करने के बाद उसमें से आयनांश अगर आपने घटा दिए तो जो संख्या आपको प्राप्त होती है वो निरियन होती है। तो निरियन पंचांग कोई नहीं बनता। आपको अगर कोई भी गणना करनी है, कोई भी सारणी बनानी है तो आपको सायन ही प्रयोग करना पड़ता है और आयनांश की जो उसमें से घटाने की वो है वो आयनांश कहलाती है। अब हर एक पंचांग वाला कौन सा आयनांश प्रयोग कर रहा है ये एक बहुत बड़ी मायना रखता है। कुछ लोग तो चित्रपक्षीय कर रहे हैं, कुछ अपने पुराने जमाने के कर रहे हैं। जब हम इसमें आयनांश पे चर्चा करेंगे तब इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन ये जो पंचांग का सबसे बड़ा भेद है, इन भेदों को मतलब एक रूपता लाने के लिए मेरा सभी पंचांगकर्ताओं से भी निवेदन है कि एक ही तरह के आयनांश यूज करें अगर आप निर्यन करते हैं, क्योंकि वास्तविकता में निर्यन पोजीशन जो है वो आकाश में होती ही नहीं है। इसके लिए एक पंचांग और आता है, मैं आपको बता दूं, दिल्ली से मोहन कृति आर्ष पंचांग और निकलता है। वो पूरा वैदिक सिद्धांत पर बना हुआ है और वो मास भी मधु माधव के नाम के जो अपने 12 पुराने मास है, मधु माधव से लेके अहम सरस्वती मतलब अधिक मास तक के पूरे
उसके आधार पर वो बनाते हैं और सायन पंचांग रहता है। अभी आपने देखा होगा कि पंचांगों में जो फर्क कहाँ पर दिखता है कि वसंत ऋतु आती नहीं है लेकिन वसंत पंचमी आ जाती है, जबकि वसंत ऋतु में वसंत पंचमी आनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो हैं, इन सब में अगर आप गणित की इसकी समानता कर देंगे कि पूरी सायन पे कर कर एक ही केवल आयनांश का प्रयोग करेंगे और एक ही निर्धारित करके एक ही अक्षांश के लिए अगर आप बनाएंगे तो शायद ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो ये आपसे सभी पंचा तो ठीक है दादा, आपसे अगले अंक में जिस पर हम सायन निर्यन के बीच की जो दूरी को मिटाता है वो अयनांश, और उसी पर एक आपसे चर्चा करेंगे जिससे जिज्ञासु विद्यार्थी, हम स्पेशली हाउ टू स्टार्ट जो जर्नी इन एस्ट्रोलॉजी की जर्नी पे हम बात कर रहे हैं, जो विद्यार्थी इसमें आते हैं जो बाद में इस तरीके की चीजों के जाल में फंसते हैं कि ये सही है वो गलत है, तो उनके पास कम से कम एक रेफरेंस पॉइंट होगा कि इस चीज को इस तरीके से समझना चाहिए और अपने विवेक से निर्णय करके सही चीज को चुनकर आप अपने आप में आगे बढ़े, क्योंकि सत्य सबका अपना ही सत्य होता है। किसी का सत्य हमारा सत्य हो सकता है, हमारा सत्य उसका सत्य हो सकता है। तो आपसे अगले अंक में अयनांश पर एक विभाग चर्चा जैसी अभी तक होती आई है, और जल्द जुड़ते हैं। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।